Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with Harpi। So friends, आज का हमारा वीडियो संविधान से रिलेटेड है। संविधान में बात करी जाए तो हम लोग का चैप्टर चल रहा था मौलिक अधिकार, इंग्लिश में बोले तो फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के क्रम में हम लोगों ने सबसे पहला जो मौलिक अधिकार था समानता का अधिकार, उसके बारे में पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। एंड दूसरा जो था स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के बारे में पढ़ लिया था पूरा का पूरा, ठीक है। आज हम लोग जो आर्टिकल 19 बचा था ना, उससे रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। उससे रिलेटेड ये वीडियो है, ठीक है फ्रेंड्स। सो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि आर्टिकल जो 21 है ना, उसके अंतर्गत क्या है? उसके अंतर्गत है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब कि दो चीज़ें यहाँ पर है। पहला लाइफ के बारे में बात करी गई है, दूसरा है पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, दैहिक स्वतंत्रता। इन दो चीज़ों के बारे में बात करी गई है। लाइफ की बात करी जाए तो उसमें ना हमें जीवन जीने का अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण पाने का अधिकार है, पर्यावरण भी उसमें शामिल हो जाता है। दूसरा, हमारी कोई जान नहीं ले सकता, यहाँ तक हम भी नहीं ले सकते। और तीसरा, हेल्थ भी शामिल था, सरकार हमारे हेल्थ का ध्यान भी रखेगी, ठीक है। ये था लाइफ से रिलेटेड। और दूसरा मैंने बताया था कि पर्सनल लिबर्टी यानी दैहिक स्वतंत्रता जिसे बोलते हैं, उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें थी। तो हमें निजता यानी प्राइवेसी रखने का अधिकार था। हम अगर अकेले रहना चाहते हैं तो अकेले रह सकते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हम विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, इसकी भी हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। बट जो निजता है ना, प्राइवेसी है जिसे कहते हैं, उसकी भी स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन जो एडल्ट्री है यानी कि जो व्यभिचार है, उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। ये था अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात करी गई। अब देखिए वहाँ पे मैंने क्या बताया, वहाँ पे क्या था, यानी किस चीज़ का प्रावधान था कि हमारी कोई जान नहीं ले सकता, यहाँ तक हम खुद भी नहीं ले सकते। अब आर्टिकल 22 क्यों लाया गया ये समझते हैं। देखिए उसमें क्या था कि हमारी कोई जान नहीं ले सकता है ना, ना ही हम ले सकते हैं। तो भीमराव अंबेडकर और BN राव में काफ़ी बहस हुई। बहस किस चीज़ को लेकर हुई? तो बहस इस चीज़ को लेकर हुई कि ठीक है 21 में स्वतंत्रता दी गई कि हम किसी की जान नहीं ले सकते, है ना ही कोई हमारी ले सकता है, हमें जीवन जीने का अधिकार है, ये बात तो ठीक है। लेकिन मान लो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तब और मर्डर करने के बाद अगर हम चाहें कि उस इंसान को फांसी दें तो नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 21 कहता है हमें जीवन जीने का अधिकार है, हमारा जीवन कोई छीन नहीं सकता है, ये अनुच्छेद 21 कहता है। और साथ ये क्या है? मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार का मतलब क्या हुआ? ना ही पब्लिक छीन सकती है और ना ही गवर्नमेंट यानी सरकार छीन सकती है हमसे। सो यदि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो हम तो उसको फांसी भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो बोल सकता है भैया ये हमारा मौलिक अधिकार है, आप हमसे नहीं छीन सकते ये चीज़, मतलब हमारी जान नहीं ले सकते, है ना। तो यहाँ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो जब भीमराव अंबेडकर और BN राव थे, उनमें जब बहस हुई तो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया अनुच्छेद 22 जोड़ा गया। कौन सा? अनुच्छेद 22 जोड़ा गया। आपको समझ में आया कि एक सीक्वेंस में ही सारे अनुच्छेद रखे गए हैं, ठीक है। सो यदि आप समझ कर पढ़ेंगे तो रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखिए अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 कहता है कि ऐसे तो आपका जो अनुच्छेद 21 है ना, उसके तहत जो भी प्रावधान है ना, आपकी ज़िंदगी कोई नहीं छीन सकता। ऐसे तो आपकी ज़िंदगी कोई नहीं छीन सकता। लेकिन यदि आपने कानून के खिलाफ काम किया, ठीक है, आपने जो काम किया वो कानून के खिलाफ है, तो आपका अनुच्छेद जो 21 है ना, वो छीन लिया जाएगा, ठीक है। इस वजह से अनुच्छेद 22 जोड़ा गया। समझ में आया क्यों जोड़ा गया? अब अनुच्छेद 22 में क्या प्रावधान है ये देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी से संरक्षण एवं निवारक निरोध,
क्या बोला गया है, गिरफ्तारी से संरक्षण एवं निवारक निरोध। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, पहली है गिरफ्तारी से संरक्षण यानी जब आपने अपराध कर दिया है तब क्या है, और दूसरा है निवारक निरोध मतलब जब आपने अपराध नहीं किया। ठीक है, दो चीज़ें यानी अपराध करने से पहले की बात और अपराध करने के बाद की बात, दोनों अनुच्छेद 22 में है। अब देखते हैं सबसे पहले गिरफ्तारी से संरक्षण, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपने अपराध कर दिया है तो वो किसके अंतर्गत आएगा, दंडात्मक निरोध के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत, अब अपराध किया है तो दंड तो मिलेगा ही ना, तो दंडात्मक निरोध के अंतर्गत आएगा। और यदि आपने अपराध नहीं किया है उसके पहले का जो कानून है उसे क्या बोलेंगे, निवारक निरोध। ठीक है, आपको समझ आया, निवारक निरोध और गिरफ्तारी से संरक्षण का जो दंडात्मक निरोध है ये क्या है। तो अब यहाँ हम समझते हैं पहले जो दंडात्मक निरोध है। दंडात्मक निरोध क्यों बोला गया, इसलिए बोला गया यानी इसलिए कहा जाता है कि जब आप अपराध कर देते हैं तो उसे क्या कहेंगे, दंडात्मक निरोध। और इसमें 3 बातें बोली गई, और 3 बातें कौन कौन सी हैं, 22 का फर्स्ट है, 22 का सेकंड है, 22 का थर्ड है। ठीक है, इसी में काखा गागा करके भी आप पढ़ सकते हैं इसको। 22 के फर्स्ट में क्या बोला गया, वारंट। वारंट मतलब यदि आपने कोई अपराध किया है तो पुलिस आपको उठाएगी तो वारंट दिखाएगी। ठीक है, आपको अगर गिरफ्तार करेगी तो क्या करेगी, वारंट दिखाएगी। लेकिन हर समय वारंट दिखाए ये ज़रूरी नहीं, यदि आपने कोई खतरनाक अपराध किया है तो वो बिना वारंट के भी उठा सकती है आपको। ठीक है, गिरफ्तार कर सकती है, कहने का मतलब। तो जो 22 का फर्स्ट है उसमें क्या बोला गया, ये बोला गया कि यदि आपने अपराध कर दिया है, ठीक है, यदि आपने अपराध कर दिया है तो पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी, उससे पहले वारंट दिखाएगी। लेकिन कभी कभी वारंट नहीं दिखाएगी। कब नहीं दिखाएगी, जब कोई आप खतरनाक अपराध करेंगे तो बिना वारंट के भी आपको गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, तो ये है 22 का फर्स्ट। अब 22 का सेकंड, उसमें क्या बोला गया है, उसमें मैंने लिखा है 24 घंटे। 24 घंटे का मतलब क्या है, अब पुलिस जो है आपको गिरफ्तार करके ले गई ना, तो उसके अंदर थोड़ी सी हेडक रहेगी। किस चीज़ की हेडक रहेगी, उसे 24 घंटे के अंदर आपको किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। ठीक है, किसे, पुलिस को 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट मतलब जज। ठीक है, जज के सामने उसे पेश करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 चीज़ें नहीं जोड़ी जाएंगी। वो 2 चीज़ें मतलब क्या, तो 2 चीज़ें हैं, आने जाने का समय नहीं जोड़ा जाएगा, दूसरी चीज़ छुट्टी का दिन नहीं जोड़ा जाएगा। तो सेकंड में क्या है, सेकंड में है जो पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करके ले गई है ना, वो 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट यानी जज के सामने पेश करेगी। और यहाँ पे 2 चीज़ें नहीं जोड़ी जाएंगी, पहली है आने जाने का समय और दूसरा है छुट्टी का दिन। ठीक है, अब तीसरा है 22 का थर्ड। 22 के थर्ड में क्या बोला गया, वकील, यानी कि यहाँ पे क्या है, आपको अपना मनपसंद वकील रखने की आज़ादी है, स्वतंत्रता है। आप अपना मनपसंद वकील रख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गरीब हैं, वो नहीं रख सकते, उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपना मनपसंद वकील रख सकें। सो उनके लिए सरकार सरकारी वकील का इंतज़ाम करेगी। ठीक है, सरकारी वकील देगी। वैसे सरकारी वकील काम नहीं करते हैं, अक्सर ये केस हार जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, 22 के थर्ड में बोला गया है कि आपको पहली चीज़, आपको अपना मनपसंद वकील रखने का अधिकार है, आप रख सकते हैं। दूसरी चीज़, यदि आप नहीं रख सकते, आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है, तो सरकार आपको सरकारी वकील देगी। ठीक है, तो ये था 22 अनुच्छेद, जो 22 का पहला दंडात्मक निरोध के अंतर्गत इतनी सारे चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। जब आपने अपराध कर दिया है, गिरफ्तारी के संरक्षण में है ये सारी बातें। ठीक है, जब आपने अपराध कर दिया गया है तो उसे कहा जाता है दंडात्मक निरोध। और इसके अंतर्गत 3 बातें बोली गई हैं। पहली क्या है, वारंट। कहने का मतलब क्या है, यदि आप
कोई अपराध करते हैं तो पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी और उससे पहले आपको वारंट दिखाएगी कि हम इस परिप्रेक्ष्य में आपको गिरफ्तार करते हैं। लेकिन हर समय दिखाए ये ज़रूरी नहीं। कब नहीं दिखाएगी? जब आप कोई खतरनाक अपराध करते हैं तो पुलिस आपको बिना वारंट दिखाए भी उठा सकती है, मतलब गिरफ्तार कर सकती है। दूसरी चीज़ क्या बोली गई कि उस गिरफ्तार करके ले जाएगी तो उसके अंदर हेडक रहेगी। और हेडक किस चीज़ की? कि उसे 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट मतलब जज के सामने, ठीक है। और तीसरी बात क्या बोली गई अनुच्छेद में? तो तीसरी बात बोली गई कि आपको अपने मनपसंद वकील रखने का भी अधिकार है, आप रख सकते हैं। यदि आप नहीं रख सकते हैं, दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, यदि आप नहीं रख सकते हैं तो आपको सरकार सरकारी वकील देगी। तो ये था अनुच्छेद 22 में जो पहला गिरफ्तारी से संरक्षण से रिलेटेड बातें। अब दूसरा है निवारक निरोध, ठीक है। क्या है? निवारक निरोध। अब निवारक निरोध मतलब यदि आपने अपराध नहीं किया, अपराध के पहले, ठीक है, अपराध के पहले से रिलेटेड है निवारक निरोध। और ये कहाँ से कहाँ तक दिया गया है हमारे संविधान में? तो 22 के क्लॉज 4 से लेके 7 तक है। यहाँ तक देखो 1 2 3 यहाँ पर हो गए और 4 से लेके 7 तक निवारक निरोध के बारे में बताया गया। अब इसे समझते हैं निवारक निरोध क्या होता है। सो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनकी उपस्थिति यानी कहीं पर अगर उपस्थित है ना तो उनकी उपस्थिति ही बहुत बड़े बड़े क्राइम करा देती है ना, बहुत बड़े बड़े क्राइम हो जाते हैं। सो इसमें पुलिस को अधिकार प्राप्त है कि उस इंसान को बिना मतलब शक के आधार पे अरेस्ट कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। शक के आधार पे उस इंसान को गिरफ्तार कर सकती है, इस चीज़ का अधिकार है पुलिस को। और बिना अपील सुने आपके, बिना दलील सुने आपके, ठीक है। तो आप याद करिए 1919 का रॉलेट एक्ट में जो सर सिडनी रॉलेट ने लाया था उसमें यही तो था, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, है ना, आपको अरेस्ट किया जा सकता है। सो ये जो कानून पहले का था ये अभी भी हमारे संविधान में लागू है ना, अभी भी हमारे संविधान में लागू है। और है कहाँ? तो वो है 22 में, अनुच्छेद 22 में। कहाँ से कहाँ तक? क्लॉज 4 से लेके क्लॉज 7 तक, ठीक है। क्लॉज 4 से क्लॉज 7 तक ये कानून अभी भी लागू है। ये आप सोच रहे होंगे ये पहले का था, इतना बेकार था, तो लागू क्यों है? तो लागू इसलिए है कहीं कहीं इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, इसलिए ज़रूरत पड़ती है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये कहीं कहीं फ़ायदेमंद है और कभी कभी कोई भी चीज़ ना 100% प्योर नहीं होती है ना, तो उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये सही भी है एक तरीके से और इसका कभी कभी मिसयूज़ भी होता है। अब देखिए हम बता रहे थे निवारक निरोध के बारे में। अब मान लीजिए किसी इंसान से अगर बहुत बड़ा समाज का हिस्सा प्रभावित होता है तो पुलिस क्या करेगी? उसे शक के आधार पे अरेस्ट कर लेगी और अरेस्ट कर 3 महीने तक बिना कोर्ट में भेजे रख सकती है, ठीक है। 3 महीने तक बिना कोर्ट में भेजे रख सकती है। और 3 महीने क्या, अगर जहाँ से रिलेटेड है, जिस राज्य से रिलेटेड है, वो इंसान अगर उस राज्य की जो भी एडवाइजरी कमेटी है ना, वो अगर कहती है कि नहीं इस इंसान को बाहर मत करो, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो 3 महीने क्या, 3 महीने से ज़्यादा भी रख सकती है। और ये किसके अंतर्गत है? तो निवारक निरोध के अंतर्गत है। आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताएं, जब जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटाई गई थी तो वहाँ के बहुत बड़े बड़े नेता जिनको क्या किया गया था? हाउस अरेस्ट किया गया था। अब हाउस अरेस्ट का मतलब क्या होता है? हाउस अरेस्ट का मतलब होता है नज़रबंद, जिसे हिंदी में बोलते हैं नज़रबंद करना। अब नज़रबंद का मतलब क्या है? तो नज़रबंद का मतलब होता है आम जनता की नज़रों से उस इंसान को हटा देना, है ना। उसकी जो भी टीवी चैनल्स है ना उसकी लाइन को कट कर देना, और फ़ोन वगैरह हैं उसकी लाइन को कट कर देना। मतलब यहाँ पे क्या था कि पूरी तरीके से वो इंसान बाहर की जो दुनिया है ना, अपने रिश्तेदार सबसे अलग होकर सिर्फ घर में अपने खाए पिए पड़ा रहे। सो ये क्यों किया गया था? 370 जब धारा हटाई गई थी ये इसीलिए किया गया था, यदि इन लोगों को हाउस अरेस्ट ना किया जाता तो ये लोग क्या करते? ये लोग कोई अपराधी तो थे नहीं,
है ना, लेकिन ये मुंह से बम फेंकने वाले थे, है ना। अगर इनको अरेस्ट मतलब कि हाउस अरेस्ट ना किया जाता तो ये क्या करते, मीटिंग करते, सभाएं आयोजित करते और गदर मचाते, है ना। तो क्या 370 धारा है वो हट पाती, नहीं हट पाती। इसलिए सरकार ने क्या किया, निवारक निरोध के अंतर्गत इनको क्या कर दिया, हाउस अरेस्ट करवा दिया, ठीक है। सो ये लोग अपने घर में पड़े रहे और 370 धारा आराम से हटाई जा सकी। आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 370 की धारा, ठीक है। और ये जो धारा है इसी के अंतर्गत आएगी। और आपको बता दूं कि टाइम के साथ कई सारे निवारक निरोध अधिनियम लाए गए। जैसे अब उनका कोई ना कोई काम था, ठीक है, समय के अनुसार कई सारे निवारक निरोध अधिनियम लाया गया। जैसे मीशा हो गया, ठीक है, टाडा हो गया, NSA हो गया। अब इनके बारे में हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। हम इस एग्ज़ाम के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि इनके बारे में भी पढ़ना पड़े, ठीक है। हम इनका फुल फॉर्म जो है, इनका क्या क्या फुल फॉर्म है वो हम टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यदि आपको जानना है कि इन एक्ट में क्या है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। हम जितने सारे अभी तक एक्ट लाए गए और कौन कौन से लागू हैं, कौन कौन से बंद कर दिए गए, सबके बारे में बताएंगे यदि आपको जानना है तो। वरना पिट के लिए ये इम्पॉर्टेंट इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, इनके फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, सो वो हम ज़रूर बताएंगे, ठीक है। सो ये था अनुच्छेद 22। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 22 क्यों लाया गया, इसलिए लाया गया कि अनुच्छेद 21 में क्या है, जीवन जीने की स्वतंत्रता है, ठीक है। इसमें क्या है कि ना ही कोई मेरी जान ले सकता है और ना ही हम किसी और की जान ले सकते हैं। सो भीमराव अंबेडकर और BN राव में बहस हुई। बहस किस चीज़ को लेकर हुई, इस चीज़ को लेकर हुई कि मान लीजिए कोई किसी का मर्डर कर देता है और हम अगर उसको फांसी देना चाहें तो नहीं दे सकते, क्योंकि अनुच्छेद 21 उससे जीवन जीने का अधिकार देता है। हम उसकी ज़िंदगी नहीं छीन सकते। वो इंसान कहेगा आप हमको फांसी नहीं दे सकते क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर गया ना यहाँ पे। सो बहस हुई और बहस का रिजल्ट क्या हुआ, अनुच्छेद 22 आया। अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया कि ऐसे तो आपके मौलिक अधिकार नहीं छीना जाएगा, मतलब कि आपको जो जीने की स्वतंत्रता दी गई है, जीवन जीने की, वो नहीं छीनी जाएगी। लेकिन यदि कोई वैसा काम आप कानून के खिलाफ करते हैं तो आपका अनुच्छेद 21 छीन लिया जाएगा आपसे, ठीक है। अनुच्छेद 21 नहीं दिया जाएगा। सो अनुच्छेद 22 में क्या बोला गया, गिरफ्तारी से संरक्षण एवं निवारक निरोध। यहाँ पर दो बातें बोली गई। पहली है गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण में क्या बोला गया कि यदि आप कोई अपराध कर देते हैं तब क्या होगा, और अपराध के पहले की बात वो निवारक निरोध में आएगी। यदि आप अपराध कर देते हैं तो वो आता है दंडात्मक निरोध के अंतर्गत। इसमें 3 बातें बोली गई। पहली है वारंट, दूसरा मैंने लिखा है 24 घंटे और तीसरा लिखा है यहाँ पर वकील। वारंट का मतलब क्या है, यदि आपने कोई अपराध किया है तो पुलिस जब आपको गिरफ्तार करेगी तो वारंट दिखाएगी कि हाँ हम इस परिप्रेक्ष्य में आपको अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं हर समय दिखाए। यदि आपने कोई खतरनाक अपराध किया है तो वारंट नहीं दिखाएगी, बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। दूसरी चीज़ क्या है, गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। मजिस्ट्रेट मतलब जज के सामने पेश करेगी। अब तीसरी चीज़ क्या बोला गया है इसमें, तो अनुच्छेद 22 का जो 3rd है उसमें बोला गया कि आपको अपना मनपसंद वकील रखने का अधिकार है, ठीक है, आज़ादी है। यदि आप नहीं रख सकते हैं, आपके अंदर क्षमता नहीं है, कहने का मतलब आप गरीब हैं, तो आपके लिए सरकार व्यवस्था करेगी, मतलब सरकारी वकील देगी। तो ये था गिरफ्तारी से संरक्षण यानी कि दंडात्मक निरोध के बारे में। आगे इधर आते हैं निवारक निरोध। निवारक निरोध क्या होता है कि जब किसी इंसान से एक समाज का बहुत बड़ा हिस्सा प्रभावित होता है तो पुलिस को ये अधिकार प्राप्त है कि उस इंसान को
बिना वारंट के, बिना अपील के, बिना दलील के, बिना वकील के, ठीक है, उसको अरेस्ट कर सकती है शक के आधार पे। सो ये था इसमें। और जब अरेस्ट करेगी तो करेगी क्या, तो अरेस्ट करके 3 महीने तक कोर्ट में बिना भेजे रख सकती है। और 3 महीने का 3 महीने से ज़्यादा भी रख सकती है ना। वो कब रखेगी, जब उस राज्य सरकार के जो भी एडवाइजरी कमेटी है वो अगर कहती है कि इस इंसान को बाहर मत करो, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो 3 महीने से ज़्यादा भी रख सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया 370 की धारा, 370 की धारा जब हटाई गई जम्मू कश्मीर में, तो बड़े बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट करवाया गया, यानी कि नज़रबंद करवाया गया। नज़रबंद का मतलब मैंने बताया कि आम जनता की नज़रों से उस इंसान को दूर कर देना, ठीक है। ये लोग क्या अपराधी थे, अपराधी नहीं थे, लेकिन ये मुंह से बम फेंकने वाले इंसान थे, इस वजह से इनको क्या किया गया, हाउस अरेस्ट करवाया गया। तो ये था निवारक निरोध से रिलेटेड। निवारक निरोध जो है, इससे रिलेटेड कई सारे अधिनियम समय के अनुसार लाए गए, जैसे मैंने बताया मीसा, टाडा, एनएसए, इनके बारे में हम डिटेल में नहीं बताएंगे। यदि आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, ठीक है। हम अब स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो जो निवारक निरोध अधिनियम यानी जो एक्ट लाए गए उनके बारे में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और कौन से अभी लागू हैं, कौन से बंद कर दिए गए, क्यों बंद कर दिए गए, इन सब के बारे में बताएंगे। वैसे हम इनके फुल फॉर्म के बारे में ज़रूर बता देंगे, क्योंकि जैसे पिछले बार जो पेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें फेमा का फुल फॉर्म पूछा था, हो सकता है यहाँ पर भी इसके फुल फॉर्म पूछे जाएं। सो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा फ्रेंड्स ज़रूर बताइए। और हाँ, यहीं से स्वतंत्रता का जो भी अधिकार है, यानी कि जो दूसरा अधिकार है हम लोगों का स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 आर्टिकल तक, वो ख़त्म होता है। अब हम तीसरे अधिकार के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है शोषण के विरुद्ध का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद की बात करी जाए तो वो है 23-24, ठीक है। हम इसके बारे में बात करेंगे। सो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा फ्रेंड्स ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।